तो चलिए विमेंस वेडनेसडे की हम शुरुआत करते हैं और हमारे साथ खास मेहमान जो कि हर बुधवार को जुड़ते हैं हमारी इस मुहिम में, हर्षवर्धन रुंगटा, सीईओ है रुंगटा सिक्योरिटीज़ के। हर्ष, हाय, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और महिलाओं के खूब सारे सवाल आए हैं। ख़ास बात जो कि नोट की जा रही है वो ये है कि महिलाएं यूट्यूब पर अपना सवाल छोड़ने में बहुत दिलचस्पी यहाँ पर दिखा रही हैं। तो उन सभी महिलाओं को और जो भी इस वक्त शो भी देख रही हैं, एक बार फिर से मैं व्हाट्सएप नंबर फ्लैश करवा देती हूँ, क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप पे अपने सवाल हमें भेजेंगी तो किसी भी तरह की डिटेलिंग में कोई कमी हो तो हम आप तक पहुँच सकते हैं, आपको अप्रोच कर सकते हैं और आपसे जो है हम क्लैरिटी ले सकते हैं। 9619873567 ये नंबर पर अपने सवाल आप छोड़ सकती हैं अगर आप हमें फ़िलहाल लाइव देख रही हैं। अगर यूट्यूब पर भी देख रही हैं तो वहाँ तो अपने सवाल छोड़ते ही आ रही हैं, लेकिन व्हाट्सएप भी कर सकती हैं। और यूट्यूब पर तो लगातार हमें महिलाएं देखती ही हैं और अपने सवाल जो हैं वो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं। ओके, चलिए तो एक एक करके हम सवालों की शुरुआत करते हैं। इस वक्त भी अगर कोई लाइव हमें यूट्यूब पे देख रहा है तो अपने सवाल छोड़ सकता है। कोई महिला दर्शक अगर अपने सवाल छोड़ना चाहती हैं, पूछना चाहती हैं, तो इस वक्त भी हम लाइव हैं चैनल पर। आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, आपके सवालों को तुरंत हम शो में शामिल करेंगे। राधिका मिश्रा का मैं सवाल लूँगी। हर्ष, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो हमें भेजा है और काफ़ी लंबा पोर्टफोलियो है इनका, तो मैं फिर भी फंड्स रीड आउट करने की कोशिश करती हूँ। कैनरा बैंक का लार्ज कैप है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कोटक मिड कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, इन्वेस्को इंडिया फोकस, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, जीएम का भी फ्लेक्सी कैप है, पराग पारेख का भी फ्लेक्सी कैप है, एक्टिव फंड है, क्वांट का, मिरासेट का लार्ज एंड मिड कैप है। इतना डाइवर्सिफाई ये हो चुकी हैं, 84,000 की एसआईपी कर रही हैं आई थिंक, विच इज़ वाई इन्होंने इतने सारे फंड्स भी अपने पोर्टफोलियो में डाल दिए हैं। लेकिन राशि आपने काफ़ी यहाँ पर अगर आपने अच्छी खासी इन्वेस्ट कर रखी है उसकी तुलना में आपके फंड्स शायद और भी ज़्यादा हैं और ओवर डिवर्सिफिकेशन का केस भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बनता है। 14 फंड है आपके पोर्टफोलियो में। पता नहीं राधिका जी आप खुद इसे मैनेज कर पाती हैं या नहीं, लेकिन कितना कठिन होता होगा इस पोर्टफोलियो को मैनेज करना अगर कोई 14 से 15 फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखे। हर्ष, देखिए जिस तरह की उनकी इन्वेस्टमेंट साइज़ है, क्या ये जस्टिफाई करता है 84,000 के लिए 14 फंड? तो वेल कविता, इनफैक्ट अगर कोई इंसान मान लीजिए 2-3 लाख रुपया भी महीने का कर रहा है, तो भी उन्हें 6 स्कीम से ज्यादा की जरूरत नहीं है। क्योंकि हर एक स्कीम में जब आप पैसे निवेश करते हैं, वो स्कीम अपने आप में 30 से 40 कंपनियों में मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है। तो अगर आप एक स्कीम में पैसे लगाएं, आप मान लीजिए 30-40 कंपनीज का आपको एक बास्केट मिला है, आप दूसरी स्कीम में लगा रहे हैं, वो भी 30-40 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है। ऐसे करते करते अगर आप 5 या 6 अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स की भी स्कीम्स लेते हैं, तो भी आपका अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। अब जब कोई भी इन्वेस्टर क्यों इतनी सारी स्कीम्स लेता है, अमूमन ये माइंड में होता है कि हमें फंड मैनेजर का भी डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, कि मान लीजिए मैंने एक फ्लेक्सी कैप लिया है, तो क्यों ना मैं एक 6,000 रुपए इस फंड मैनेजर को दूं और ये 6,000 रुपए दूसरे फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर को दूं। तो ये नॉर्मली एक इंटेंट होता है एक इन्वेस्टर का, जब आप इतनी सारी अलग अलग स्कीम्स लेते हैं। या तो एक और ऑप्शन, एक और कारण होता है कि आप अलग अलग स्कीम के नाम सुने हुए होते हैं, तो आप कहते हैं कि ये स्कीम भी मुझे अपने पोर्टफोलियो में चाहिए। लेकिन रियल सेंस में अगर मैं बताऊं तो कोई भी इन्वेस्टर को 5 या 6 स्कीम से ज्यादा की जरूरत नहीं है। अगर आप उससे ज्यादा जोड़ रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो आप अपने लिए ही काम बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बेनिफिट मिल रहा है, सिर्फ इतना है कि आप अपने लिए काम बढ़ा लेते हैं। एक किस तरह से, एक है कि आपकी हर महीने अलग अलग स्कीम्स में पैसे जाएंगे, अलग अलग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आते हैं जो आप अगर चेक करते हैं तो आपको अलग अलग चेक करना होगा। अगर कोई कारण से आपको कोई बैंक चेंज करना है मान लीजिए, तो आपको सभी फोलियोज में आपको पुराने बैंक अकाउंट और नए बैंक अकाउंट चेक का कॉपी के साथ में एक चेंज ऑफ बैंक मैंडेट देना होगा। कभी आप रिडेम्पशन करते हैं तो कैपिटल गेन्स के सारे स्टेटमेंट्स आपको अलग अलग जगह से लेने होंगे। तो पॉइंट ये कि इतना सब करने के बाद अगर आपको कोई रियल फायदा मिलता हो तो आप बेशक करिए, लेकिन देखा गया है कि जो डाइवर्सिफिकेशन का पर्पस है वो 5 या 6 स्कीम से पूरा हो जाता है। तो राधिका जी के लिए भी यही होगा कि यस, आप 84,000 इन्वेस्ट कर रही हैं, लेकिन 14 स्कीम की जरूरत नहीं है। आप ही के पोर्टफोलियो में से मैं 5 स्कीम निकाल के दे देता हूं, जो आप कंटिन्यू करिए और उसमें अमाउंट हम खाली चेंज कर देंगे। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में जहां आप 6,000 रुपए कर रही हैं, अब उसे बढ़ा के 17,000 कर दीजिए। कोटक मिड कैप में 17,000, मेराइल लार्ज एंड मिड कैप फंड में 17,000, निपॉन स्मॉल कैप में 17,000 और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 16,000। तो इस तरीके से आपका 84,000 रुपीज जो है वो सिर्फ 5 स्कीम में डालने से आपका काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा जितनी स्कीम्स आपकी बचती हैं,
उनमें से मेरा सुझाव तो ये होगा कि आप उसमें से रिडीम कर लें, पूरा का पूरा रिडीम करें और वही री-इन्वेस्ट कर दें एज़ लम्प सम्स इंटू द अबव 5 स्कीम जो मैंने आपको अभी बताई हैं। तो आपका पूरा पोर्टफोलियो कंसोलिडेट हो जाएगा और आगे जाते वक़्त आपके 5 अलग-अलग कैटेगरीज़ की स्कीम्स रहेंगी। जो इनके लक्ष्य का सवाल था, इन्होंने कहा कि 20 साल बाद इन्हें 5 करोड़ रुपए चाहिए और जो इन्वेस्टमेंट आज कर रही हैं, तो अच्छी बात ये है कि अगर हम 12% से भी इसका अनुमान लगाते हैं, तो इनके पास 5 नहीं, ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि 12% के हिसाब से इनके पास 8 करोड़ रुपए इकट्ठा होगा। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट जो टारगेट सेट कर रही हैं, उससे फार एक्सीड कर जाएँगी, तो ये अच्छी बात है, तो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाती रहें, करती रहें, तो ताकि आगे जाते हुए और ज़्यादा रकम आप एक्यूमुलेट कर सकें। तो भाई ये 2 सुझाव था कि एक कि आपका इन्वेस्टमेंट अगर आप बढ़ा सकें तो बेटर है। ये नहीं कि आप 5 करोड़ का टारगेट ले लिए, 8 करोड़ बन रहा है, तो मैं इन्वेस्टमेंट कम कर दूँ। ये एस्टिमेट्स लिए हैं हमने, आगे जाते हुए खर्च भी आपके बढ़ सकते हैं, रिवाइज़ हो सकता है आपका टारगेट। तो जितना हो सके आप मैक्सिमाइज़ करिए और दूसरा अपना पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट कर लीजिए। तो यहाँ पर 5 स्कीम्स में आपने इनको कहा है कि कंसोलिडेट करना है। एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप है, कोटक का मिड कैप है, मिरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप है, निपॉन का स्मॉल कैप है एंड एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है। मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि इनके पास 14 स्कीम्स थी हर्ष, अब वो सारी स्कीम्स में अब निवेश तो आप कह रहे हैं रोक दीजिए, निवेश निकाले कब, उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? बिकॉज देखिए करंट मोमेंटम जो बाजार का है वो काफ़ी वॉलेटाइल भी है, बिकॉज अनसर्टिनिटी भी है, ठीक है। अब ऐसे में अपने निवेश को अभी ही टाइम करें या जिस लक्ष्य के लिए आपने रखा हुआ है उन पैसों को आप वहीं रहने दें, बाकी कंसोलिडेट आप कर लें और अपना निवेश वहाँ जारी रखें, क्या रेकमेंड करेंगे आप? तो देखिए कविता, ये अभी आप मान लीजिए आपने लमसम अक्यूमुलेट किया है, हम 5 स्कीम दे रहे हैं, 14 इनके पास ऑलरेडी है, तो 5 हम रिटेन कर रहे हैं और 9 स्कीम को हम बंद करने के सुझाव दे रहे हैं। तो ये 9 स्कीम में जितना भी आपका अक्यूमुलेटेड कॉर्पस है, वो आप तुरंत का तुरंत रिडीम कर लीजिए। सो एक साथ करंट मार्केट लेवल पे आपका रिडेम्पशन हो जाएगा और यही एज लमसम आप वापस इन 5 स्कीम में री-इन्वेस्ट कर दीजिए। तो जो मार्केट लेवल है वो मोर और लेस आपका सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अभी निकाला, मार्केट बढ़ गया तो क्या होगा, आप तुरंत ही इन्वेस्ट कर रही हैं उसे। सिर्फ एक इम्प्लीकेशन जरूर होगा कि आपने जो भी रिडेम्पशन किया है, उस पे आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा। तो आई थिंक ये कंसोलिडेशन जब आप करने जाते हैं, ये एक बहुत ही फेयर एक्सरसाइज है। इसमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं टैक्स लगेगा तो अभी मैं कंसोलिडेट नहीं करूं, 14 स्कीम को मैं अगले 20 साल तक कंटिन्यू करूं। आई डोंट थिंक वो एक पर्पस होना चाहिए। अगर आपने पूरा रीबैलेंसिंग या रिव्यू का एक प्रोसेस किया है, तो उस पर एक्शन लेना भी बनता है। चलिए, तो राधिका को ये बदलाव बताए जा रहे हैं। राधिका जी, अच्छा होता अगर आप ऑनलाइन पर हमारे साथ होती, क्योंकि समझ पाते हम कि आपने क्या कॉर्पस जो है हालांकि बोल रखा है 5 CR आपने इकट्ठा करना है और ऐसे में थोड़ा कंसोलिडेशन का भी केस बनता है। तो ऑल द बेस्ट, अपने पोर्टफोलियो में ये बदलाव ज़रूर कीजिएगा और रीबैलेंस अपने पोर्टफोलियो को आप ज़रूर करते रहिएगा। प्रियंका शर्मा का सवाल हम लेते हैं, शायद फ़ोन लाइन पर भी हमारे साथ हैं। प्रियंका, हाय, गुड इवनिंग। हाय, गुड इवनिंग मैम। मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं 4 साल से निवेश कर रही हूँ अपनी मदर के साथ और अब तक 7,70,000 तक हो चुका है और हम 15 साल के लिए 2 करोड़ का लक्ष्य है। तो कौन से फंड में निवेश करना बेहतर होगा? ओके, प्रियंका, आपके फंड्स यहाँ पर हैं एसबीआई मिड कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला सन लाइफ ईएलएसएस टैक्स रिलीफ, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी आपके पास है और आपके पास है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। आपकी मदर के पोर्टफोलियो में आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप है, टाटा का लार्ज एंड मिड कैप है और एसबीआई का मिड कैप है। परफेक्ट। और दोनों से ही हर्ष, दोनों ही पोर्टफोलियो से इनका गोल 2 CR है। चलिए, ओवरऑल इस पूरे फंड को और इस पूरे कॉर्पस को कौन इस्तेमाल करेगा? इनकी मदर करेंगी या ये करेंगी? मेरे पास उसकी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है हर्ष, तो शायद थोड़ी सी रणनीति में चेंजेस की हमें ज़रूरत पड़े। उनकी मदर फ़िलहाल प्रोफेशनल सिचुएशन क्या है उनकी, उस बेसिस पर। बहरहाल, क्योंकि वो डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं, अभी बताइएगा कि फंड्स अपने आप में स्टैंड अलोन तो इन्होंने काफ़ी अच्छे इकट्ठे कर लिए हैं। आई होप ईएलएसएस में निवेश कर रही हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत उसका फ़ायदा भी उठा रही हो। अगर ऐसा नहीं है तो शायद बदलने में और निकल जाने में समझदारी होगी। हर्ष, बताइएगा, पहले इनकी मॉम के पोर्टफोलियो को हम देख लेते हैं। कंसिडरिंग कि मेरे पास एज की कोई जानकारी नहीं है, प्रोफेशनल स्टेटस की कोई जानकारी नहीं है, अज्यूमिंग कि ये इक्विटी में भरोसा रखती हैं इनकी मॉम और इनकी बेटी इनको गाइड कर रही है, क्या कहेंगे आप? वैसे ये तो एक सिनेरियो मुझे अच्छा लगा।
एक अच्छा लगा सिनारियो, क्योंकि ये अपनी मॉम को अगर इन्वेस्टमेंट की इस दुनिया में हेल्प कर रही हैं आगे बढ़ने में, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है सशक्त महिलाओं का, और उनकी तरक्की की कहानी देखिए निवेश के इस पूरे सफ़र में कैसे आगे बढ़ रही है कि एक बेटी अपनी मॉम को आगे ले जा रही है उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में। वाकई काबिल तारीफ़ है। हर्ष। जी हाँ कविता, सो एक्चुअली एज अ फैमिली अगर वो एज अ डॉटर अपनी मदर के नाम पे या उनको एनकरेज करिए इन्वेस्ट करने के लिए, तो आई थिंक एक बहुत पॉजिटिव साइन है। हमने देखा है कि जो छोटे शहर हैं, ये तो मैं प्रियंका की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अदरवाइज बता रहा हूँ कि ये जो म्यूचुअल फंड का जो पेनिट्रेशन है वो धीरे धीरे छोटे शहरों में भी बहुत अच्छी तरह एक्सेप्टेंस हो रहा है। और म्यूचुअल फंड सिर्फ इक्विटी फंड्स नहीं होते, सो ये बताना भी जरूरी है कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि आप इक्विटी में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें सब तरह की स्कीम्स होती हैं, आपको एक दिन के लिए रुपए लगाने हैं या 30-40 साल रुपए के साल के लिए लगाने हैं, आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, एज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल म्यूचुअल फंड का एक्सेप्टेंस हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम अगर 5 साल बाद बात करें, तो जो जितने यूनिक इन्वेस्टर्स जो आज की तारीख में 5 करोड़ हैं, वो कम से कम 25 करोड़ तक पहुंचे। तो आई थिंक देन वी विल सी कि इसका रियल जो बेनिफिट है वो सबको पहुंच रहा है। कमिंग बैक टू प्रियंका's क्वेश्चन, आपने सही बताया कि इनकी स्कीम्स अच्छी हैं सारी इनके पोर्टफोलियो में। ये अगर मदर एंड सेल्फ को जोड़ के भी देखा जाए, क्योंकि कॉमन गोल है इनका, ये कह रही है इन्हें 13 साल बाद 2 करोड़ रुपए चाहिए और 24,500 की दोनों मिल के एसआईपी कर रही हैं। तो पहले बात कर लेते हैं टारगेट की। अगर सिर्फ एसआईपी का ही नंबर देखूं मैं, तो अगर हम 12% से अनुमान लगाते हैं, तो 13 साल बाद इस एसआईपी से जो इनको मिलेगा और जो इन्हें चाहिए 2 करोड़ रुपए। सो अगर 2 करोड़ रुपया चाहिए तो इन्हें एसआईपी बढ़ा के 44,000 करनी होगी, तो लगभग 20,000 रुपया ज्यादा, जितना वो आज कर रही है उससे 20,000 रुपया ज्यादा। लेकिन कोई हर्ज नहीं, अगर एक साथ आप 20,000 नहीं बढ़ा सकती हैं, आप जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, जितना हो सके आप आगे जाते हुए अपनी एसआईपी बढ़ाइएगा। मकसद क्या होना चाहिए कि हम अगर पूरा 2 करोड़ इकट्ठा ना भी कर सके, एटलीस्ट कम क्लोज टू दैट अमाउंट, जितना उसके पास आ सके उतना बेटर हो। सो आई थिंक ये अप्रोच अच्छा होगा। ईएलएसएस के बारे में आपने सही फरमाया कि अगर ये टैक्स बेनिफिट नहीं ले रही हैं, तो ये स्विच कर सकती हैं, अब ईएलएसएस में ना इन्वेस्ट करके एक मल्टी कैप फंड ले सकती हैं। तो मल्टी कैप में मैं सुझाव दे सकता हूँ, व्हाइट ओक मल्टी कैप फंड। तो इनके पास एक मल्टी कैप हो जाएगा, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और एक स्मॉल कैप। सो आई थिंक एक लार्ज, मिड, स्मॉल, मल्टी, फ्लेक्सी, ऐसा करके कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाएगा बिटवीन मदर एंड डॉटर। और ईएलएसएस अगर टैक्स बेनिफिट ले रही है, तो बेशक आप ईएलएसएस जो स्कीम्स हैं उसमें कंटिन्यू कर सकती हैं। तो यहाँ पर कुछ बदलाव जो आपने बताए हैं प्रियंका को, ऑल्सो बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी विमेन इन्वेस्टर्स या दर्शक अपने शो आप देख रही हैं, देखिए अच्छी बात यह है कि आप फंड्स के नाम दे रही हैं, आपने कितना कॉर्पस इकट्ठा कर लेना है, 15 साल का समय है इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन के लिहाज से। डिटेलिंग गोल वाइज अगर आप हमें देना चाहें तो और भी बेहतर होगा एक्सपर्ट्स के लिए आपकी प्लानिंग करना, क्योंकि बहुत सारे गोल्स में क्या होता है, आपको अपने जो तय लक्ष्य हैं उन पर भी रिवर्क करना होता है। कई बार जो कॉर्पस आप आंकती हैं, जैसे आपको लगता है कि 15 साल में 1 करोड़ मेरे लिए पर्याप्त होगा, हालांकि इसमें इन्फ्लेशन काउंटिंग करना होता है और वो 1 करोड़ 15 साल के बाद 1 करोड़ नहीं रह जाते, उसकी कीमत घटकर यहाँ पर 15 या 20 करोड़ के आसपास, 20 लाख के आसपास भी नहीं रह जाएगी अगर हम इन्फ्लेशन को कंसिडर करना चाहें तो। हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट अगर आप रखती हैं, जिसमें अगर एक से ज़्यादा गोल्स भी हों तो उसके लिए रणनीति, उसके हिसाब से रणनीति, और कई बार गोल्स को रिवर्क करने में भी आपको मदद मिल सकती है हमारे एक्सपर्ट्स के ज़रिए। तो इसीलिए एक बार फिर से व्हाट्सएप नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं आज बार बार व्हाट्सएप नंबर फ्लैश कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि महिलाएं हमें यूट्यूब के साथ साथ व्हाट्सएप पर भी सवाल भेजें। एक बार फिर से नोट डाउन कर लीजिए, 9619873567 व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल भेज दीजिएगा। और यूट्यूब पर भी अगर आप सवाल पूछना चाहती हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल जो हैं हमें भेज सकती हैं। देखिए व्हाट्सएप पर आपका सवाल आता है तो डिटेल तरीके से आप हमें भेजिएगा, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, कितने की एसआईपी चल रही है। अगर शुरू भी करना है आपको निवेश तो उसको लेके भी हम आपको बता सकते हैं कि आपका पहला फंड कौन सा हो सकता है या होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यूट्यूब से ही भावना सिंह का मैं सवाल लेती हूँ। हर्ष, इनकी उम्र 65 साल की है।
देखिए ऐसा ही होता है इस एज ग्रुप के कोई भी इन्वेस्टर जब हमें सवाल भेजते हैं हमेशा अच्छा होता है कि हम उनसे फ़ोन पर बात करें क्योंकि ये सीनियर सिटीज़न एज ब्रैकेट में आ जाती हैं। कई बार बहुत डिटेलिंग मिस होती जैसे कि भावना का पोर्टफोलियो और सवाल अगर मैं देखूं हर्ष भी इस बात को हाईलाइट करेंगे। उन्होंने बस फंड्स की डिटेलिंग हमें दे दी है और 10 साल में 1 CR का टारगेट बता दिया है। लेकिन देखिए हमारा काम है आपको फंड्स रेकमेंड कर देना, आपको सही है या नहीं एक्सपर्ट अपनी विवेक के हिसाब से आपको रेकमेंड कर देंगे। लेकिन क्या आपके लिए वो फंड सही है ये हम तभी ही आपको बता पाएंगे जब हमें आपके बारे में कुछ डिटेल्स पता चलेंगी। भावना का रिस्क एपेटाइट क्या है, भावना जी ने ये रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा करना है, अब मेरे पास वो डिटेल्स नहीं है, वरना हर्ष जो है आपको उसके लिए भी रणनीति बता देते हैं। अगर आपको SWP करके पेंशन चाहिए इस पोर्टफोलियो में से तो वो भी हम आपको बता सकते हैं। लेकिन अब हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं है तो मेरे ख्याल से जितनी डिटेल्स है हर्ष उतना ही आप भावना जी की हेल्प कीजिए। तो देखिए कविता, एक बहुत अच्छी बात है कि 65 साल की उनकी खुद की उम्र है और इन्होंने 10 साल का एक टाइम होराइजन लिया है। तो आई थिंक जो यंग इन्वेस्टर्स हैं जिनमें पेशेंस नहीं होता, वो बहुत जल्दी इक्विटी से पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि खुद 65 साल की हैं और 10 साल के आगे का एक टारगेट लेके चल रही हैं। तो आई थिंक बहुत ही एनकरेजिंग साइन है, बहुत ही अच्छा लगा ऐसा देख के कि इतनी मेटिकुलसली वो 65 की उम्र में भी अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर रही हैं। तो भावना जी, तो पहली बात कि अगर आपके टारगेट की बात करें, आपने कहा कि 10 साल बाद आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो अगर आपकी एसआईपी जो 13,500 रुपए की है, प्लस आपने जो 5.5 लाख रुपए इकट्ठा कर रखा है, अगर मैं उसे 12% से ग्रो एस्टिमेट भी करूं कि ग्रोथ होए, तो 10 साल बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं करीबन 50 लाख रुपए। आपको चाहिए 1 करोड़, तो ऑब्वियसली आप समझ गई होंगी कि 1 करोड़ का टारगेट पूरा नहीं होगा, लेकिन 50 लाख तक का आप 12% के अनुमान से कर सकती हैं। तो आगे जाते हुए अगर आपका 1 करोड़ का फिक्स टारगेट है तो आपको इन्वेस्टमेंट और बढ़ाना होगा। जो पोर्टफोलियो है उसे भी हम थोड़ा ट्रिम करेंगे। आपको 5 स्कीम की जरूरत नहीं है फॉर 13,500। तो आपकी जो पोर्टफोलियो उसमें से मैं चूज करता हूं और आपको 3 स्कीम दे रहा हूं। कोटक फ्लेक्सी कैप में 6,000, मेरा एसेट लार्ज कैप में 5,000 और एक आपने एक सेक्टर डिफेंस फंड ले रखा है, HDFC डिफेंस फंड। सो फिलहाल मैं उसे वैसे का वैसा ही रख रहा हूं। ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, ये नहीं कि आपने सिर्फ किसी से नाम सुना स्कीम का या कोई रिटर्न्स की एस्टिमेशन देखते हुए आपने इन्वेस्ट किया है। अगर आप HDFC डिफेंस फंड में एज ए सेक्टर फंड कंटिन्यू करना चाहती है तो कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ आपने किसी से नाम सुन के इन्वेस्ट किया है तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप बेटर है कि आप एक कोई मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करें, नॉन सेक्टर या थीमेटिक फंड में करें। तो HDFC का एक मिड कैप फंड मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूं, ताकि आपको नया फोलियो वगैरह कुछ नहीं खोलना होगा। आप उसी फंड हाउस में है, सिर्फ स्कीम बदलनी होगी आपको। तो इन केस आप HDFC डिफेंस फंड को सिर्फ किसी से सुन के आपने ऐड किया है, डिफेंस सेक्टर को नहीं समझती हैं, तो आपके लिए सुझाव होगा कि आप HDFC मिड कैप फंड में स्विच हो जाएं। अगर आप कॉन्शियस डिसीजन लिए तो बेशक आप कंटिन्यू कर सकती हैं। चलिए तो भावना को आपने ये सलाह दी है। भावना जी कोई सवाल और इस पर पूछना चाहती हैं या कोई क्लैरिटी देना चाहती हैं तो अब की बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप फ़ोन लाइन पर हमसे ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बातचीत हो। आगे बढ़ते हैं, प्रशंसा गुप्ता माफ़ कीजिएगा, अदिति जैन का सवाल लेते हैं। अदिति जैन का सवाल ले लेते हैं पहले। जयपुर से इन्होंने सवाल भेजा है। हर शी इज़ 34 ईयर्स ओल्ड, 35,000 की SIP चल रही है, स्टेप अप करना चाहेंगी 10% से भी। फ्लेक्सी कैप फंड है HDFC का, लार्ज एंड मिड कैप ICICI प्रो, मिड कैप HDFC का, स्मॉल कैप है बंधन का और 5 CR इन 17 ईयर्स, एडिशनल कॉर्पस ऑफ 1 करोड़ आफ्टर 15 ईयर्स फॉर डॉटर एजुकेशन और 7,000 रुपये की SIP जो है स्टेप अप के साथ ऐड ऑन कर लेंगी। ओके, इंटरेस्टिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अदिति, मेरे ख्याल से आपने काफ़ी समय दिया है अपने इस गोल को अचीव करने के लिए भी। हालांकि 1 CR फॉर एजुकेशन काफ़ी होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा रिवर्क करने की ज़रूरत होगी कंसिडरिंग इन्फ्लेशन जो है एजुकेशन का डबल डिजिट में ज़्यादा रहता है। तो हालांकि आपके पास एजुकेशन लोन का भी एक ऑप्शन है, बट हर्ष व्हाट्स द पॉइंट, आपके पास एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है उसके बावजूद भी आपको लोन लेना पड़े। क्यों ना अपनी प्लानिंग ही ऐसे आप करें ताकि आपको लोन लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। जी हाँ कविता, आइडियल सिचुएशन तो यही होगा कि हम सारे हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं फ्यूचर की, उसकी हम अच्छी तरह प्लानिंग करें और उसको फंड कर सकें। अगर कोई कारण से नहीं होता, हमने पूरी कोशिश करी और नहीं हो सकता, तब हम उसमें जो गैप होता है, मान लीजिए आपको एक एक्स अमाउंट चाहिए और आपने इकट्ठा उससे थोड़ा कम किया है, तो आप लोन से फुलफिल करें। तो आई थिंक वो अप्रोच बेटर होगा। ट्राई योर बेस्ट,
जितना हो सके अच्छी बात है, नहीं है तो फिर उसको आपको लोन से फुलफिल कर सकती हैं। मैं अदिति जी के ना पोर्टफोलियो पे आता हूँ। इन्होंने जिस हिसाब से अपना पूरा पोर्टफोलियो बना रखा है और इतना मेटिकुलसली उन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग की टाइमलाइन्स दी हैं, क्वांटिफाई किया है कि कितना उन्हें चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हैं और इन्होंने बहुत अच्छी तरह अपना पोर्टफोलियो बनाया है। तो मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा इन्हें कि आई थिंक आप 80 टू 90% आपने बहुत अच्छा अपना काम किया अपने पोर्टफोलियो में। और जिस हिसाब से आप जिस डिसिप्लिन से स्टेप अप की बात आपने की है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि 17 साल बाद आप जो 5 करोड़ रुपए अपने हिसाब से इकट्ठा करना चाह रही है, वो आपकी एसआईपी से हो जाएगा। आपके पोर्टफोलियो पे आते हैं, मुझे कोई रियल कंसर्न नहीं दिख रहा कि हमें कोई बदलाव करने की जरूरत है। सिर्फ एक फंड हाउस डाइवर्सिफिकेशन स्टैंड पॉइंट से अगर हम बात करें, तो उधर मैं सुझाव दूंगा कि आप एचडीएफसी मिड कैप की जगह पे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड लीजिए। मैं दोहरा रहा हूं, आपके पास एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है और एचडीएफसी मिड कैप फंड है। मैं सिर्फ फंड हाउस डाइवर्सिफिकेशन स्टैंड पॉइंट से आपको एक दूसरा मिड कैप फंड दे रहा हूं जो निप्पॉन का है। अगर आप एचडीएफसी मिड कैप से कंफर्टेबल हैं और आप बदलाव नहीं करना चाहती तो कोई हर्ज नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकती है। मेरा सुझाव सिर्फ फंड एक दूसरा फंड मैनेजर और दूसरे फंड हाउस की तरफ आपका एलोकेशन करने का था। डॉटर की एजुकेशन के बारे में आपको बता दूं, आप 7,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप कोई भी एक ही स्कीम लें। आपको 3-4 स्कीम लेने की जरूरत नहीं है। आप कोटक मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकती हैं, जिसके थ्रू आपको मार्केट के सभी सेगमेंट्स में एक्सपोजर मिल जाएगा। जो आपका टारगेट है कि 15 साल बाद आपको इस 7,000 से 1 करोड़ रुपया चाहिए, सो वेल अगर हम 12% का अनुमान लगाते हैं तो ये करीबन 60 लाख रुपीस होता है। तो 1 करोड़ रुपया तो नहीं होगा, लेकिन जैसे आई एम श्योर कि आप जिस डिसिप्लिन से मेंटेन कर रही हैं अपने अपना पूरे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को, आगे जाते हुए अपनी एसआईपी बढ़ा पाएंगे तो बढ़ाइएगा। नहीं तो 60 लाख 50 से 60 लाख आप एस्टिमेट करके चलिए कि ये 7,000 रुपए से वो स्टेप अप आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। अदिति, देखिए स्टेप अप आप करना चाहती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब जब मुमकिन हो सके अपने निवेश को और भी बढ़ाने की आप कोशिश कीजिएगा। और जो आपको सलाह दी है एचडीएफसी मिड कैप से बाहर निकलने की, एचडीएफसी निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप आपको जो है पोर्टफोलियो में डालने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। और एक ही स्कीम बेटी की पढ़ाई के लिए जो आपको चुनना है, कोटक का मल्टी कैप आपको बताया जा रहा है, 7,000 रुपये यहाँ पर आप डाल सकती हैं। ओके हर्ष, आगे बढ़ते हैं और अब प्रशंसा गुप्ता का सवाल लेते हैं। टाटा लार्जन मिड कैप है इनके पास, एसबीआई हेल्थ केयर, निप्पॉन इंडिया विजन, एबी सन लाइफ और एसबीआई मिड कैप, क्वांट का भी स्मॉल कैप इनके पास है। टारगेट 1 CR इन 10 ईयर्स, टोटल एसआईपी अमाउंट बता रही हैं 15,000 रुपये है। ओके, इनके भी पोर्टफोलियो को बस रिव्यू करने पर ही ये सलाह मांग रही हैं आपसे। तो वेल देखिए कविता, इनका ना पहले तो सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन स्टैंड पॉइंट से बता दूं कि अगर हम 10 साल का इलस्ट्रेटिव रीजन देखें कि भाई अगर जो एसआईपी कर रही हैं वहां से अगर 12% से ग्रो करता है तो 10 साल बाद कितना होगा, तो करीबन 33 टू 34 लैक्स होगा। ये चाह रही है 1 करोड़ रुपए, तो इनका इन्वेस्टमेंट इन्हें 3 गुना करना होगा अगर ये अपना 1 करोड़ का टारगेट पूरा करना चाहती हैं। पोर्टफोलियो पे थोड़ा कंसोलिडेशन की जरूरत है। जितना ये इन्वेस्ट करी, मान लीजिए 15,000 इन्वेस्ट कर रही है, तो आइडियली 3 स्कीम बहुत होती है। आप 5,000 इंटू 3 स्कीम्स कर लीजिए, आपको मार्केट का पूरा एक्सपोजर भी मिल जाएगा और आपको 3 स्कीम में काम पूरा हो जाता है। तो टाटा लार्ज एंड मिड कैप को कंटिन्यू करें, लेकिन उसमें अमाउंट को 5,000 कर दें। निप्पॉन में इनका एक ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, इनके पास लार्ज एंड मिड कैप है। मैं सिर्फ निप्पॉन का फोलियो सेम रख के मैं स्कीम बदलने के सुझाव दे रहा हूँ। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में 5,000 करें और एसबीआई मिड कैप को कंटिन्यू करें जो 5,000 रुपया। तो इस तरह से इनके पास लार्ज मिड स्मॉल मार्केट का पूरा सेगमेंट में इन्हें एक्सपोजर मिल गया है और 3 अलग फंड मैनेजर्स हैं। तो आई थिंक इस तरह से इनका पोर्टफोलियो ये आगे जाते हुए मैनेज कर सकती हैं। इसके अलावा इन 3 स्कीम्स के अलावा जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके अलावा जितना भी इनका इन्वेस्टमेंट है वो रिडीम कर लें। और जैसे हमने पहले दर्शक को भी सलाह दी थी, आप पूरा रिडेम्पशन करके वापस लमसम के रूप में ही री इन्वेस्ट कर दें, ताकि आगे जाते हुए भी आपके पास सिर्फ 3 स्कीम रहेंगी। चलिए, प्रशंसा को आपने टाटा लार्जन मिड कैप 5,000 रुपये, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में 5,000 और एसबीआई के मिड कैप में 5,000 रुपये की सलाह दी है। और बाकी सभी फंड्स में से आप रिडीम करने की भी सलाह इनको दे रहे हैं और सभी पैसे अब इनको इन्हीं 3 फंड्स में डालने। अगर आगे आने वाले समय में इनको कुछ और ऐड करना हो तो मान लीजिए कविता, थोड़ा स्पेशली स्पेसिफिक लार्ज कैप नहीं आप रेकमेंड करेंगे, बिकॉज मिड कैप का एक्सपोजर तो इनको मल्टी कैप में भी मिल ही रहा है। 2 मिड कैप, एक लार्ज है। हाँ सॉरी, या बोलिए। अभी इनके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का एक्सपोजर जरूर है, ऐसा नहीं है कि है नहीं।
क्योंकि इनके पास टाटा का लार्ज एंड मिड कैप है, तो एक लार्ज कैप ओरिएंटेड होगा। इसमें लार्ज कैप आपको मिल रहा है ऑलरेडी, मल्टी कैप के जरिए भी लार्ज कैप का एक्सपोजर है, और मिड एंड स्मॉल कैप में ऑफ कोर्स मिड कैप में इनके पास बाकी का मिड कैप के थ्रू मल्टी कैप एंड डेडिकेटेड मिड कैप है। सो आई थिंक इनका जो पोर्टफोलियो है इसमें लार्ज एंड मिड कैप का एलोकेशन ज्यादा है, और स्मॉल कैप का थोड़ा सा 25% आसपास इनका स्मॉल कैप में होगा। तो आगे जाते हुए अगर ये अमाउंट और कोई 5 या 10 हजार रुपए बढ़ाना चाहती है, तब ये कोई दूसरी स्कीम अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने का सोच सकती है। प्योर मिड कैप या प्योर लार्ज कैप जोड़ना है तो प्योर लार्ज कैप सोच सकती हैं, बट दैट विल बी ओनली एप्लीकेबल जब ये और कोई दूसरा 5 या 10 हजार रुपए जोड़ने की इच्छा रखें। अगर ये सिर्फ स्टेप अप करना चाह रही है कि भाई हर महीने में हर साल 5 या 10% से स्टेप अप करूंगी, तो फिलहाल ये 3 स्कीम्स काफी है, इन्हीं में ये स्टेप अप भी कर सकती हैं। ये प्रशंसा को ये सलाह दी हुई आखिरी सवाल लेंगे शो का। साक्षी का सवाल है, बेटी की उम्र 18 साल की है, निवेश अवधि 30 साल है, 24,000 की एसआईपी, 6 फंड्स हैं पोर्टफोलियो में। जीएम का अग्रेसिव हाइब्रिड है, कोटक का मल्टी कैप, जीएम फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है पोर्टफोलियो में, बंधन का स्मॉल कैप है। और बेटी के लिए बेटी का पोर्टफोलियो जो चेक करवा रही हैं, अभी ही शुरू की है 2025 में, और बेटे के लिए भी इन्होंने जो है अपनी एसआईपी की शुरुआत कर रखी है। हालांकि अभी फ़िलहाल जो गोल्स दिए हैं और जो लक्ष्य दिए हैं ये बेटी के लिए हैं। ओके हर्ष। तो देखिए कविता, जो पोर्टफोलियो उन्होंने बना रखा है ना, वो पोर्टफोलियो अच्छा है। सिर्फ एक सुझाव दूंगा कि पोर्टफोलियो को अगेन थोड़ा कंसोलिडेट कर लें तो बेटर होगा, इन टर्म्स कि भाई एक टाइम था जब जेएम की फ्लेक्सी कैप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बट हमने देखा कि वो वापस लैग हो रहा है। तो सिर्फ पोर्टफोलियो कंसोलिडेशन स्टैंड पॉइंट से सजेस्ट करूंगा कि दोनों जेएम की जो स्कीम्स हैं इनकी वो बंद कर दें, जेएम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड एंड जेएम फ्लेक्सी कैप। इसके अलावा जो बाकी की 4 स्कीम इनके पास रहेंगी, आज की तारीख में 24,000 रुपए इन्वेस्ट करिए, जिसमें 6 स्कीम में 4,000 रुपया है। हम सिर्फ ये रोल रिवर्सल करेंगे, दोनों जेएम की स्कीम बंद कर रहे हैं, बाकी की जो 4 स्कीम बचेगी उसमें ये 6-6 हजार रुपया कर दें। तो इनके पास एंड में क्या बचेगा वो बता दूं, कोटक मल्टी कैप फंड, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एंड बंधन स्मॉल कैप। इन 4 स्कीम्स में 6-6 हजार रुपया निवेश कर दें, जेएम की दोनों स्कीम बंद कर दें, तो पोर्टफोलियो कंसोलिडेट हो जाएगा। अगेन अक्रॉस मार्केट उनको एक्सपोजर मिल जाएगा, और अच्छे अच्छे फंड मैनेजर्स हैं, 4 डिफरेंट अच्छी स्कीम्स हमने इनके पोर्टफोलियो में रिटेन कर दी हैं। चलिए, तो यहाँ पर काफ़ी डाइवर्सिफाइड इनकी सिलेक्शन ऑलरेडी थी, और आपने निवेश बढ़ाने की सलाह दी है, और दोनों ही जीएम की आपने स्कीम्स को जो है बंद करने की इनको रिकमेंडेशन भी दी है। बिल्कुल सही बात भी आपने कही कि अपनी बेटी को जो है फाइनेंशियल प्लानिंग की और इन्वेस्टमेंट की जो समझ है वो उसमें बढ़ाए और मार्गदर्शन दे। पर ये कैसे किया जा सकता है किसी भी माता पिता के ज़रिए? हर्ष, अगर आप थोड़ा सा गाइड कर पाएँ। तो कविता देखिए, जब बच्चे मान लीजिए टीनेजर्स भी हैं, तब भी आप उनमें एक फाइनेंशियल एक्यूमेन दे सकते हैं। आप ये नहीं कह रहे कि उन्हें फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनाना है। पहली बात उन्हें आपको ये समझानी है क्या सही और क्या गलत है। आजकल के बच्चे जो हैं वो ये सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, तो उधर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, या वैसे ट्रेडिंग के कॉल्स मिलते हैं और लोग बताते हैं कि हम ट्रेडिंग में इतना रुपया कमा चुके हैं वगैरह। तो जो यंग माइंड होता है वो अट्रैक्ट होता है इन क्विक मनी या क्विक रिच बनने की जो स्कीम्स की तरफ। तो पहले एज पेरेंट्स आप उन्हें बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। जो भी वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस है वो जल्दी नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर लीजिए, एफएनओ का जो आपको दिखता है सोशल मीडिया में, जरूरी नहीं है कि वही एक्चुअल में हो रहा है। सेबी की रिपोर्ट कहती है कि 100 में से करीबन 90 लोग लॉस कर रहे हैं एफएनओ की ट्रेडिंग में। तो ये सारे फैक्ट्स बताना ज्यादा जरूरी है। और दूसरी तरफ आप उन्हें एक एसआईपी या ऐसे कोई लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की तरफ उन्हें एजुकेट करिए। उन्हें बताइए कि आप ऐसे छोटी छोटी रकम भी, अगर आप अभी मान लीजिए हर एक बच्चे को पॉकेट मनी मिलती होगी, आप उस पॉकेट मनी में थोड़े पैसे बचाने की करिए। ये मत देखिए कि 100 रुपए से क्या होगा या 1000 रुपए से क्या होगा। आप एक डिसिप्लिन सेट करिए। तो आप जब ये इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे और बताएंगे उन्हें कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन ही सही तरीका है, शॉर्ट टर्म की जो ट्रेडिंग होती है उससे नुकसान ज्यादा होता है और प्रॉफिट कम होती है। अगर ये बेसिक्स अगर हम उन्हें एक बार फिलहाल उनके उनकी हैबिट बना दें, तो आगे जाते हुए जब वो एक्चुअल इनकम कमाने लगेंगे, मान लीजिए जब उनकी जॉब लगती है या जब इनकम कमाते हैं, तब वो ऑलरेडी यूज टू होंगे, अकस्टम्ड होंगे एक एक अच्छी फाइनेंशियल जर्नी की तरफ और अच्छी हैबिट्स की तरफ।
तब जाके ये इमीडिएटली कन्वर्ट होगा फॉर अ वेरी गुड अमाउंट। जब मान लीजिए अब अभी तो आप 500,000 रुपए से शुरू करते हैं, लेकिन जब इन्हें पहली नौकरी लगेगी और मान लो उन्हें हज़ारों या लाखों रुपए में जब इनकम आती है, तब उसका जब वो परसेंटेज सेव करेंगे, तो वो रियल सेंस में वेल्थ क्रिएशन की जर्नी पे आगे निकल जाएँगे। तो अभी सिर्फ फोकस करिए हैबिट पे, बाद में एक्चुअली अमाउंट्स मैटर करने लगेगा जब वो रियल कमाने लगेंगे। तो आई थिंक एज़ पेरेंट्स इतना ही अगर हम करें तो बहुत है, बाकी सब तो बच्चे समझदार हैं ही। अगर उन्हें सही डायरेक्शन मिले तो वो कंटेंट अपने आप ही सही पढ़ेंगे और उसे समझने की क्षमता उनमें पहले से बहुत अच्छी है। मुझे आपसे पूछनी है और जो विमेन इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसीलिए भी महिलाओं का हैंड्स ऑन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पूरे परिवार में जो इन्वेस्टमेंट की नींव रखी जाती है, इन्वेस्टमेंट ही नहीं हर्ष, मेरे ख्याल से ज़िंदगी जीने की जो नींव होती है वो अक्सर माँओं से ही शुरू होती है। मैं चाहती हूँ कि घर के जो मेंबर्स हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स फाइनेंशियली एम्पावरिंग द विमेन ऑफ द फैमिली वो कैसे समझे और कैसे इसमें आगे बढ़े। बिकॉज कई बार ऐसे होता है कि जो माँ होती हैं वो बच्चों को और सभी का ख्याल तो रखती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि आपकी ज़िंदगी आगे चल रही होती है, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, लाइफ में आगे एक्सपोजर मिलता है, तो वो अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं पर्सनली एंड प्रोफेशनली। लेकिन वो जो माँ होती है, जिन्होंने उनको जीना सिखाया होता है, जिन्होंने जन्म दिया होता है, वो वहीं की वहीं रह जाती हैं। तो कैसे आप उनको इस इंक्लूजन का हिस्सा बनाएं और आप कैसे स्टेप्स लें ताकि वो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चल सकें? तो देखिए कविता, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के जो क्वालिटीज होती हैं, पेशेंस, डिसिप्लिन, बजटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, आई थिंक ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, जो सारी क्वालिटीज हैं, वो एक वुमेन में आप इनबिल्ट पाएंगी। आप देखेंगे कि वो ज्यादा पेशेंट होती हैं, बजटिंग, जो घर का, मान लीजिए जो होम मेकर है, वो घर के जो खर्च होते हैं वो कितना मेटिकुलसली उसे नोट डाउन करती हैं, वो उसे मैनेज करती है अपने बजट में। अगर वर्किंग वुमेन है जो बाहर जो जॉब कर रही हैं या कोई बिजनेस कर रही है और इनकम जनरेट करती हैं, आप अक्सर देखेंगे बहुत मेटिकुलस होते हैं वो अपनी रिकॉर्ड कीपिंग में एटलीस्ट। और अगर हम बात करें पेशेंस की, ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि वुमेन हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। तो एक बार सिर्फ अगर बात समझ में आ जाती है तो वो उसे बहुत अच्छी तरह इंप्लीमेंट कर पाती हैं। नाउ एज अ मदर इन द फैमिली, अगर आप मदर की बात कर रहे हैं, तो ये बच्चे आपके साथ जब डे टू डे इंटरेक्ट करते हैं मान लीजिए, तो आप धीरे धीरे आप उनमें ये कल्चर डालिए कि भाई आप जो सोच रही हैं, आप जो कर रही हैं, जो बजटिंग है, एक सिंपल सा एक्सरसाइज ले लें कि घर में आप मान लीजिए खर्च को आप बजट करती हैं, लिखती हैं खर्चा। आप बच्चों को भी अगर पॉकेट मनी दे रही हो, उनको वही आदत डालिए कि जब आप खर्चा करें सिर्फ लिख लीजिए उसको क्या करना है। तो ये एक छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना, वो कई बार सिखाने से नहीं होती, देखने से होती है। और वो एज़ अ लीडिंग एग्ज़ाम्पल अगर पेरेंट्स बने, पर्टिकुलरली मदर जो अगर हम बात कर रहे हैं, या फादर फॉर दैट मैटर, आप अगर लीड करते हैं एज़ एग्ज़ाम्पल, तब बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह समझेंगे। आप अगर उन्हें एक एक्सरसाइज़ बोल के देंगे कि आपको ये काम करना है और खुद आप कुछ और कुछ कर रहे हैं, तो फिर वो नहीं काम होगा। सो घर में एज़ यू राइटली सेड कि जो इन्फ्लुएंस है मदर का ज़्यादा होता है बच्चों के साथ में, तो अगर कोई भी एम्पावर्ड वुमेन है इन दैट कॉन्टेक्स्ट, उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन समझाएं। आपको उन्हें फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं बनाना है। आपको ये नहीं बनाना है कि मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स में वो टॉप करें, वो इंटेंट नहीं है। कोई भी अगर प्रोफेशन आगे जाके बच्चे फॉलो करते हैं, उन्हें मनी मैनेजमेंट आना जरूरी है। तो उसके लिए सिर्फ जस्ट मेक देम कंफर्टेबल विद हैंडलिंग मनी, उनको सही तरह की फर्क होना चाहिए, बाकी चीजें वो अपने आप ही सीख लेंगे। और राइट हर्ष, मेरे ख्याल से हमने काफ़ी इन डेप्थ चर्चा भी कर ली और तमाम महिलाओं के पोर्टफोलियो के सवालों के जवाब भी आपसे ले लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। और तमाम महिलाओं को भी हम यही गुजारिश करते हैं, अगर वो भी इस शो का हिस्सा होना चाहती हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर सवाल हमसे पूछना चाहती हैं, तो आपको अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर देने हैं। और आपके सवाल जो हैं आप अगर यूट्यूब पर देख रही हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल जो हैं वो डाल सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार हमारी खास पेशकश साइबर सिक्योरिटी के तमाम मोर्चों पर अब क्या नए नए हथकंडे जो हैं वो आजमाए जा रहे हैं। साइबर क्राइम ज़रा संभल कर, ख़ास सेगमेंट जहां पर हम हर तरह के साइबर क्राइम्स पे चर्चा करते हैं हर बुधवार को। और अब की बार साइबर ठगों ने क्या नया तरीका अपनाया है, उनका नया पता क्या है फर्जीवाड़ा करने का, इस पर हम बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद।